हम आगे चलते हैं। नॉन नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा में जो पहला है जी अडीनो कार्सिनोमा। ठीक है, अडीनो कार्सिनोमा, इसका भी मैं एक एक वर्ड आपको बताता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अडीनो कार्सिनोमा। अब इसको हम समझते हैं कि अडीनो कार्सिनोमा क्या होता है। पहले तो हम इसके लफ्जों को समझने की कोशिश करते हैं। अडीनो का मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में मतलब बताया था कि अडीनो का मतलब क्या होता है। अडीनो का मतलब होता है ग्लैंड। ठीक है, अडीनो का मतलब क्या होता है, ग्लैंड। कि ऐसी चीज, अडीनो हम उस चीज को कहते हैं जो कि सेक्रेटरी हो, जो कि क्या हो, सेक्रेटरी इन नेचर हो, जो कि कोई चीज सेक्रेट करती हो। और मैंने कहा था जब भी कार्सिनोमा आ जाए तो वो मलिग्नेंट होता है। ठीक है, वो खतरनाक ट्यूमर होता है, मलिग्नेंट होता है। लेकिन अगर हमारे कैंसर के एंड में सिर्फ ओमा हो, ओ एम ए ओमा हो, तो वो क्या होता है, बिनाइन होता है। अब हमें इसके नाम से दो चीजें पता चल रही हैं कि यार ये जो ट्यूमर है ना, एक तो ये मलिग्नेंट है, ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, ये बहुत खतरनाक है। और ये क्या है, ये दे इट इज सेक्रेटरी इन नेचर, ये सेक्रीट करता है। ये क्या करता है, सेक्रीट करता है। ये हमें दो चीजें पता चल गई हैं। उसके बाद तीसरी बात जो आपने याद रखनी है, तीसरी बात इसमें आपने खुद याद करनी है, वो क्या है कि ये हमें ना पेरिफेरल मिलेगा। ठीक है, ये हमें क्या मिलेगा, पेरिफेरल, मतलब कि हम चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो उसकी साइडों पे जाके हमें इसकी लीजन मिलेगी, दरमियान में नहीं मिलेगी। दरमियान में हम अभी तक हमने सिर्फ स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा पढ़ा है। पेरिफेरल हमें कौन मिलेगा, एडिनो कार्सिनोमा। दो बातें हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि भाईजान इसकी हिस्टोलॉजी क्या है। मतलब जब हम इसकी बायोप्सी करेंगे तो हमें बायोप्सी में, जब हम इसकी हिस्टोलॉजी या बायोप्सी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसको हम देख लेते हैं। अब देखो, इसमें हमें क्या मिलेगा, चूंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि इट इज अडीनो, मतलब कि ये क्या होगा, ग्लैंडुलर होगा। ये क्या होगा, ग्लैंडुलर होगा। ग्लैंडुलर का मतलब होता है सेक्रीटिंग, कि ये कोई ना कोई चीज ना सेक्रीट करेगा। ठीक है, ग्लैंडुलर होगा, सेक्रीटिंग होगा। और ऑफन स्टेन्स म्यूसिन। ठीक है, ऑफन स्टेन्स म्यूसिन। अब इसका क्या मतलब है, देखो, जो अडीनो कार्सिनोमा होता है ना, अडीनो कार्सिनोमा, ये जो अडीनो कार्सिनोमा होता है ये सेक्रेटरी नेचर होता है। और ये क्या सेक्रेट करता है, ये म्यूकस सेक्रेट करता है। ये एक्सेसिवली म्यूकस सेक्रेट करता है। और ये क्या होता है, मेलिग्नेंट होता है। और जब हम इसको स्टेन करेंगे तो ये म्यूसिन पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होगा, म्यूसिन पॉजिटिव होगा। ये एक स्टेन का नाम है, एक रंग का नाम है। ठीक है, म्यूसिन पॉजिटिव होगा, ग्लैंडुलर होगा, सिक्रेटिंग होगा और म्यूसिन पॉजिटिव होगा, पेरिफेरल होगा। उसके बाद ये क्या होगा, इसकी एक सब टाइप है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी एक सब टाइप है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियो एल्वुलर सब टाइप। वो क्या करती है, मैं इधर लिख देता हूँ, एक इसकी सब टाइप है ब्रोंकियो एल्वुलर, एल्वुलर, ब्रोंकियो एल्वुलर। ये इसकी सब टाइप है जो कि क्या करती है, ग्रो करती है। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करती है, अलोंग एल्वुलाई। ठीक है, अलोंग एल्वुलाई, जो हमारा एल्वुलाई है उसकी दीवारों के साथ साथ वो क्या करती है, ग्रो करती है। और क्या कॉज कराती है, वो कॉज कराती है एल्वुलाई की थिकनिंग। उससे हमारे जो एल्वुलाई होते हैं वो थिक हो जाते हैं। ये आपकी बुक ने लिखा हुआ है। उसके बाद इसमें हमें जो सेल्स मिलते हैं, इसमें जो हमें सेल मिलते हैं वो कौन कौन से मिलेंगे, टॉल, लंबे लंबे होंगे, कोलोमनर सेल्स होंगे, मतलब टॉल कोलोमनर, कोलोमनर सेल्स होंगे। और चूंकि ये अडीनो कार्सिनोमा है तो जो कोलोमनर सेल्स होंगे, दे विल कंटेन, ठीक है, दे विल कंटेन म्यूकस, उनमें क्या होगा, म्यूकस होगा। ठीक है, तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि जो अडीनो कार्सिनोमा है ये सेक्रेटिंग इन नेचर होगा, ग्लैंडुलर होगा। और ब्रोंको एल्वुलर, इसकी जो सब टाइप है वो क्या करती है, ग्रो करती है अलोंग दी एल्वुलाई और थिकनिंग कॉज कराती है। और इसमें क्या होगा, टॉल होगा, कोलोमनर सेल्स होंगे और इसमें क्या होगा, म्यूकस होगा। ये आपने याद रखना है। उसके बाद इसकी एसोसिएशंस क्या हैं, ठीक है, मतलब किस किस डिजीज के साथ इसकी एसोसिएशन है, तो उसको हम देख लेते हैं। अब आपने याद रखना है कि जो अडीनो कार्सिनोमा है, जो नॉन स्मोकर हजरात हैं, जो सिगरेट नहीं पीते, अगर उनको कैंसर हो जाता है तो उसमें मोस्ट कॉमन काज कौन सा कैंसर होगा, अडीनो कार्सिनोमा। तो मोस्ट कॉमन काज इन नॉन स्मोकर, नॉन स्मोकर में मोस्ट कॉमन काज क्या है, आपका अडीनो कार्सिनोमा है। और दूसरे नंबर पे आपने याद रखना है कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ प्राइमरी ट्यूमर, कि जो लंग का अपना ट्यूमर होता है उसमें मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, उसकी मोस्ट कॉमन काज कौन सी है, अडीनो कार्सिनोमा। ये दो आपने बातें याद रखनी है। तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि जो औरतें होती हैं, ठीक है, जो वुमेन होती हैं, उनमें इसके चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। मर्दों से ज्यादा ये औरतों में होता है। और आपने क्या याद रखना है कि कौन कौन से जीन की म्यूटेशन हो तो आपको अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है, म्यूटेशन, म्यूटेशन इन EGFR। ठीक है, EGFR ये जीन का नाम है। उसके अलावा ALK और KRAS। KRAS क्या है, ये ना हमें कैंसर से बचाती है। तो जब इन तीनों जीन्स की क्या हो जाएगी, म्यूटेशन हो जाएगी, तो हमें क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है हाइपरट्रॉफिक ऑस्टियो, हाइपर हाइपरट्रॉफिक, ये बड़ा खुश्क सा टॉपिक है और स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आता होता, इसलिए मैं इसको एक एक वर्ड आपको करके समझा रहा हूँ। ऑस्टियो एथ्रोपेथी,
एथ्रोपैथी, ठीक है, ओस्टियो एथ्रोपैथी। इसमें क्या होता है, देखो ओस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, ठीक है। एथ्रो का मतलब क्या होता है, एथ्रो का मतलब होता है जॉइंट। मतलब कि इसमें क्या होगा कि इसमें जो बोन्स होंगी उसकी क्या आ जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और जॉइंट्स में क्या होगा, पेन होगा। इसमें हमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग मिलती है ना, वो क्लबिंग ऑफ नेल्स मिलती है। जो मरीज होगा एडिनोकार्सिनोमा का, उसमें क्लबिंग होगी, मतलब कि उसके जो नाखून होंगे वो फूले फूले होंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी एक सब टाइप है जिसको हम कहते हैं एडिनोकार्सिनोमा इन सिचू, ठीक है। इन सिचू का मतलब क्या होता है, इन सिचू का मतलब लिख लें, इन सिचू का मतलब लिख लें ओरिजिनल, ओरिजिनल प्लेस, ठीक है, ओरिजिनल प्लेस। इन सिचू का मतलब लिख लें ओरिजिनल प्लेस। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो फर्ज करो, वैसे हम कहते हैं कि जो हमारा एडिनोकार्सिनोमा है ये मेलिग्नेंट है, ये ना फैल जाता है, ये मेटास्टेसाइज कर जाता है। लेकिन इसकी एक टाइप है जिसको हम कहते हैं ब्रोंको एल्वुलर, ब्रोंको एल्वुलर कार्सिनोमा, या फिर एडिनोकार्सिनोमा इन सिचू। ये क्या करती है, ये जो टाइप है ना, ये जहां पे ग्रो करती है ना, जहां पे ये ग्रो करती है वहां पे रिमेन रहती है, ठीक है, वहीं पे रहती है, आगे पीछे नहीं जाती। मतलब अपनी ओरिजिनल जगह नहीं छोड़ती। इस चीज को हम कहते हैं इन सिटू। इन सिटू एक लैटिन वर्ड है, लतीनी जुबान का लफ्ज है, इसका मतलब होता है ओरिजिनल प्लेस, कि जहां पे ये ट्यूमर ग्रो करेगा ये वहीं पे रहेगा, आगे पीछे ये आवारागर्दी नहीं करेगा, ये मेटास्टेसाइज नहीं करेगा। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं कि इसमें जो हमें चेस्ट एक्सरे मिलेगा, चेस्ट एक्सरे की ये फाइंडिंग सिर्फ आपने इसको रट्टा ही मारना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, कि इसमें हमें हैजी, ठीक है, हैजी, हैजी इनफिल्ट्रेट मिलेंगे। मतलब कि आपको ना हल्के हल्के इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे पूरी लंग्स में, ठीक है। जो आपका इन सिचू होता है, ये जो एडिनोकार्सिनोमा इन सिचू है, जो ऐसा कार्सिनोमा जो कि अपनी प्लेस में रहता है, अपनी जगह नहीं छोड़ता, उसमें जब आप चेस्ट एक्सरे कराओगे तो आपकी पूरी लंग्स में क्या मिलेंगे, आपको हल्के हल्के इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे, हल्के हल्के इनफिल्ट्रेट्स मिलेंगे, जो कि किससे किसके साथ सिमिलर हैं, क्योंकि हमने कल पढ़ा था निमोनिया, और निमोनिया में भी हमें इनफिल्ट्रेट्स मिलते हैं। तो ये कहता है कि जो ये एडिनोकार्सिनोमा इन सिचू है, इसमें हमें हेजी इनफिल्ट्रेट्स मिलते हैं, जो कि किसके साथ मिल रहे होते हैं, जो कि किसके साथ मिल रहे होते हैं, नमूनिया के साथ, ठीक है, जो कि किसके साथ मिल रहे होते हैं, नमूनिया के साथ। ठीक हो गया। और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है, इसका जो प्रोग्नोसिस है वो बहुत अच्छा है, मतलब हम इसको जब ट्रीट करते हैं तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है। अब जरा मुझे बताएं कि इसकी आपको समझ आई है, एडिनोकार्सिनोमा क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं रह गई, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी, शाबाश। डॉक्टर काशिफ को क्लियर है, और बाकी क्या कहते हैं, परेशान तो नहीं हो गए कि यार इतना मुश्किल टॉपिक और ये और वो। देखो मुश्किलात और आसानी जिंदगी का हिस्सा है, तो मुश्किल और आसान टॉपिक आते ही रहते हैं। हम अगर आसान टॉपिक भी पढ़ते हैं तो मुश्किल भी आप नहीं पढ़ने हैं, लेकिन आपके काम आएंगे। चलें ठीक है, हम आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। हम आगे चलते हैं, और आगे है आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा क्या है, नॉन स्मॉल सेल है, मतलब इसमें भी बड़े बड़े सेल्स होते हैं, स्क्वेमस सेल, ठीक है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा भी किसकी टाइप है, नॉन स्मॉल सेल की, ठीक है, ठीक है। इसमें भी बड़े बड़े सेल होते हैं। इसमें आपने दो तीन बातें याद रखनी है और ये खत्म हो जाएगा। ये एस से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये किस से स्टार्ट हो रहा है, एस से। और मैंने कहा था जो एस से स्टार्ट होगा वो किसकी वजह से होगा, स्मोकिंग की वजह से। जो एस से स्टार्ट होगा वो किसकी वजह से होगा, एक तो वो स्मोकिंग की वजह से होगा, और वो क्या होगा, एस से स्क्वेमस और एस से सेंट्रल, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है कि ये जो होगा ये एक तो सेंट्रल होगा, और किसकी वजह से होगा, ये आपकी स्मोकिंग की वजह से होगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ये दो बातें आपने याद रख लेनी है। उसके बाद आपने कहना है कि जब हम इसकी हिस्टोलॉजी कराएंगे तो हमें हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा, हमें इसकी हिस्टोलॉजी में क्या मिलेगा। तो इसकी हिस्टोलॉजी में आपने ये रट्टा मारना है, इसमें अब समझाने वाली कोई बात नहीं है, कि कैरेटन, कैरेटन प्रोटीन होती है एक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या मिलेंगे, कैरेटन पर्ल्स मिलेंगे, ठीक है। देखो ये जो कैरेटन पर्ल्स होते हैं, ये आपने सिर्फ इसका नाम याद करना होता है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर जब आपके पास हिस्टोलॉजी रिपोर्ट आएगी तो आपको हिस्टोलॉजिस्ट लिख के देगा कि यार इस बंदे में ना कैरेटन पर्ल्स हैं। अब डायग्नोस आपने बनाना होता है, तो आपने ये नहीं देखना कि अब हम इसको कैसे देखेंगे, किस तरह की डायग्राम होगी, ये नहीं आपने देखना। सिर्फ आपने फाइंडिंग को याद करना होता है कि कैरेटन पर्ल्स मिलते हैं हमें किसमें, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में, और ये क्या होता है, सेंट्रल होता है, ये दरमियान में होता है। ठीक हो गया। और इसमें और हमें क्या मिलेगा, डेस्मोसोम्स मिलेंगे, ठीक है, डेस्मोसोम्स। इसको आपने सिर्फ रट्टा मारना है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है। और इसकी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन चूंकि ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो आपने कहना है ये स्मोकिंग की वजह से होता है, जो बंदा सिगरेट पीता है उसमें हो जाएगा। उसके बाद चूंकि ये सेंट्रल है, चूंकि ये सेंट्रल है, तो क्या होगा कि इसमें हमें नजर आएगा हाइलर मास, ठीक है, हाइलर मैस। हाइलर मैस का मतलब क्या है, कि जो आपका हाइलम है, जो कि आपके जहां से आपके ब्रोंकाई लंग्स में एंटर हो रहे होते हैं, उसमें आपको मैस नजर आएगा चेस्ट एक्सरे पे। चेस्ट एक्सरे पे वो सारा एरिया क्या हुआ पड़ेगा, व्हाइट हुआ पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने याद रखना है कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ना, ये क्या करता है, ये एक्टोपिकली, ये मतलब अब नॉर्मली क्या पैदा शुरू प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, पीटीएच,
पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड। पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड क्या है? ये एक पेप्टाइड है जो कि पीटीएच से बिल्कुल मिलता जुलता है, पैराथायरॉइड हार्मोन से मिलता जुलता है। और हम एंडोक्राइनोलॉजी में बार बार पढ़ चुके हैं कि जो आपका पीटीएच है ये क्या करता है, ये आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा करता है और फॉस्फेट कम करता है। और हमने इसको इतनी डिटेल में पढ़ा था कि आपकी मतलब सब प्रेजेंट ही थे, तो आपको पता है। तो पीटीएच जो जब जब आपको स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होगा तो उसके साथ आपको क्या क्या सिम्टम्स मिलेंगी? उसके साथ जो मरीज होगा उसको क्या होगा? हाइपर कैलेसीमिया होगा। हाइपर कैलेसीमिया क्यों होगा? क्योंकि उसमें पीटीएच एक्टोपिकली पैदा हो रहा है। और फॉस्फेट क्यों कम, हाइपोफॉस्फेटीमिया क्यों होगा? क्योंकि पीटीएच क्या करेगा? फॉस्फेट को किडनी के थ्रू बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो इस तरह आपको हाइपोफॉस्फेटीमिया और हाइपर कैलेसीमिया मिलेगा। किसमें? स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। क्यों? क्योंकि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है ये एक्टोपिकली क्या पैदा करना शुरू कर देता है? आपका पीटीएच, पैराथायरॉइड हार्मोन रिलेटिंग पेप्टाइड। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको लेके चलना है। अब जरा मुझे बताएं, ये भी तकरीबन क्लियर हो गया, इसमें कोई तीन तो बातें हैं कि अगर ये एस से स्टार्ट हो रहा है तो ये स्मोकिंग की वजह से होगा, और ये सेंट्रल होगा। जब सेंट्रल होगा तो इसमें हमें हायर मैस नजर आएगा। इसकी हिस्टोलॉजी को आपने रटा मारना है कि केराटिन पल्स होंगे और डेस्मोसोम होगा। और एक्टोपिकली ये क्या पैदा करता है? पीटीएच पैदा करता है, जिससे आपको हाइपर कैलेसीमिया और हाइपोफॉस्फेटीमिया हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल सी बातें, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। और आगे है जी आपका लार्ज सेल कार्सिनोमा। लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है, तो इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है। ये भी आसान है। इसमें जो सबसे अहम और समझने वाला था ना, वो अडीनो कार्सिनोमा और स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। बाकी बिल्कुल सीधे सीधे हैं। देखो, जो लार्ज सेल कार्सिनोमा है, लार्ज सेल कार्सिनोमा कहाँ पे होता है? ये होता है पेरिफेरल। पहली बात आपने याद रखनी है कि ये क्या होता है? पेरिफेरल होता है, मतलब कि ये आपको लंग्स की साइडों पे मिलेगा। ठीक है, पेरिफेरल होता है। और जब हम इसकी हिस्टोलॉजी कराएंगे, ठीक है, जब हम इसकी क्या कराएंगे? हिस्टोलॉजी कराएंगे। जब हम इसकी हिस्टोलॉजी कराएंगे तो आप, चूंकि ये लार्ज सेल कार्सिनोमा है, तो इसमें आपको क्या मिलेंगे? जॉइंट सेल। जॉइंट हम किसको कहते हैं? बहुत बड़ी चीज को हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। तो जॉइंट सेल मिलेंगे विद प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है जी डॉक्टर काशिफ? प्लियोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है? चलिए, अब टाइम कम है, मैं आपको खुद ही समझा देता हूँ। मॉर्फ का क्या मतलब होता है? मॉर्फ का मतलब होता है शेप, शक्ल। ठीक है, जिस तरह हम कहते हैं ना मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब मॉर्फ का मतलब होता है शेप। और प्लियो का मतलब क्या होता है? प्लियो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट। अब आपको लार्ज सेल कार्सिनोमा में जितने भी सेल मिलेंगे ना, उन सब की शेप डिफरेंट होगी। वो सारे टेढ़े मेढ़े होंगे। किस तरह? फर्ज करो आपको एक सेल इस तरह मिलता है, तो दूसरा सेल कुछ इस तरह मिलेगा, कुछ इस तरह मिलेगा। ठीक है, मतलब टेढ़े मेढ़े सेल्स होंगे, उनके कोई वेल डिफाइंड शेप नहीं होगी। प्लियो का मतलब होता है डिफरेंट, और मॉर्फ का क्या मतलब होता है? शेप। तो आपने याद रखना है कि इसमें हमें क्या मिलेंगे? लार्ज सेल कार्सिनोमा है तो जॉइंट सेल विद प्लियोमॉर्फिक। ठीक है, प्लियोमॉर्फिक शेप की उनकी शेप क्या होगी? डिफरेंट होगी। और इसमें क्या होगा? एनाप्लास्टिक एंड अनडिफरेंशिएटेड। ये क्या होंगे? एनाप्लास्टिक होंगे। ठीक है, दे विल बी एनाप्लास्टिक एंड अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब ये है कि ये ना डिफरेंशिएट नहीं होंगे। मतलब डिफरेंशिएशन कहते हैं कि कोई स्पेसिफिक सेल बन जाता है। जब पहले स्टेम सेल होता है, उससे एक डिफरेंशिएशन होती है, एक स्पेसिफिक सेल बन जाता है। अगर कोई स्पेसिफिक सेल ना बने तो उसको हम कहते हैं अनडिफरेंशिएटेड। तो इसको आपने रटा ही मारना है कि ये जो लार्ज सेल है, दे आर जॉइंट सेल, प्लियोमॉर्फिक, एनाप्लास्टिक और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और इसकी जो एसोसिएशन है, इसकी एसोसिएशन किस किस के साथ होगी? ठीक है, एसोसिएशन मतलब कि इसकी एसोसिएशन किस किस के साथ होगी? तो इसको आपने याद कर लेना है कि इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है। स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है किसके साथ? स्मोकिंग के साथ। मतलब एक मरीज है और अगर वो स्मोकिंग करता है तो पहले नंबर पे उसको कौन सा कैंसर हो सकता है? उसको लार्ज सेल का कार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, तो इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, मतलब स्मोकिंग की वजह से ये इसके हायर चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये जो आपका लार्ज सेल है, ये एक हार्मोन पैदा करता है जो कि हम प्रेगनेंसी में यूज करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसको हम कहते हैं बीटा HCG। आप हम ना रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे, जो हमारा प्लेसेंटा होता है ना, प्लेसेंटा का एक होता है सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट। सिंक्शियोट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं प्लेसेंटा में। वो क्या कर वो ना सक्रिएट करते हैं बीटा एचसीजी। बट वो सक्रिएट करते हैं एक हफ्ते के बाद। अब थोड़ा सा गायनी का, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ। आफ्टर 1 वीक, ठीक है, आफ्टर 1 वीक, एक हफ्ते के बाद ना बीटा एचसीजी हमारा प्लेसेंटा सक्रीट करना शुरू कर देता है। अब हम क्या करते हैं, अगर एक लेडी है और अगर वो एक हफ्ते, मतलब उसने इंटरकोर्स किया और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो एक हफ्ते के बाद अगर वो ब्लड में टेस्ट करेगी ना बीटा एचसीजी का, एक हफ्ते के बाद अगर वो ब्लड टेस्ट करेगी तो अगर उसमें बीटा एचसीजी होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन अगर एक हफ्ते में हम उसका यूरिन टेस्ट नहीं कर सकते। आपने देखा होगा ये जो लेडीज होती हैं ये वो स्ट्रिप टेस्ट करती हैं, यूरिन स्ट्रिप टेस्ट। मतलब वो एक स्ट्रिप होती है,
उस पे वो कुछ यूरिन के ड्रॉप्स डालती हैं, जिसके वो ना बीटा एचसीजी को मेजर करता है। अगर उसमें बीटा एचसीजी ज्यादा हो ना तो वो दोनों लाइनें पॉजिटिव आ जाती हैं और खुशखबरी आ जाती है। तो आपने याद रखना है, पहले हफ्ते में बीटा एचसीजी होता है वो ब्लड में पॉजिटिव होता है 1 हफ्ते के बाद, और 2 वीक्स के बाद, 2 वीक्स के बाद हमारा क्या आता है, स्ट्रिप टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। तो इसमें आपने याद रखना है, जब हम किसी का प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं ना, तो इंटरकोर्स से 2 हफ्ते के बाद हम स्ट्रिप टेस्ट कर सकते हैं, उससे पहले हमारा स्ट्रिप टेस्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं आ सकता। लेकिन अगर आप 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी चेक करना चाह रहे हैं तो फिर आप ब्लड में चेक करेंगे, फिर आप यूरिन में चेक नहीं करेंगे। ठीक है, खैर ये उसकी गायनी की बातें हैं, ये हम उसको उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो आपका बीटा एचसीजी है ना, जो आपका बीटा एचसीजी है, ये बड़े काम करता है, इसको हम रिप्रोडक्टिव में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपने मेरी बात पे यकीन कर लेना है कि अगर ये मेल में हो जाए, ठीक है, ये जो बीटा एचसीजी है, अगर आपको लार्ज सेल कार्सिनोमा हो जाए और अगर आप मेल हो, अगर आप मर्द हो, तो मेल में बीटा एचसीजी एक्टोपिकली पैदा करना शुरू कर देता है। कौन? आपका लार्ज सेल कार्सिनोमा। तो मेल में जब ये एक्टोपिकली पैदा करना शुरू करता है बीटा एचसीजी, तो इसमें क्या हो जाता है, गाइनोकोमेस्टिया। ठीक है, गाइनोकोमेस्टिया। अब गायनोकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, गायनी का मतलब क्या होता है, गायनी का मतलब होता है वुमेन। ठीक है, वुमेन, औरतें। गायनी का मतलब होता है औरतें। तो गायनोकोमेस्टिया का मतलब होता है कि फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स। अगर मेल्स में फीमेल लाइक ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाए तो इसको हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। तो आपने याद रखना है, जो लार्ज सेल कार्सिनोमा है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा बीटा एचसीजी एक्टोपिकली पैदा होना शुरू हो जाता है। और क्या हो जाता है, जो अगर वो मर्द है तो उसको क्या हो जाएगा, उसकी ब्रेस्ट लार्ज साइज की हो जाएगी, मतलब फीमेल लाइक हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं गायनोकोमेस्टिया। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट लार्ज सेल कार्सिनोमा। उसके बाद एक रह गया है, और फिर हम ये हमारा मुश्किल सा टॉपिक जो है, जो आपको बहुत मुश्किल लग रहा था पहले और अब इंशाल्लाह आसान लगेगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वो क्या है, ब्रोंकियल कार्सिनोमा। ठीक, ब्रोंकियल कार्सिनोइड। ठीक है, ब्रोंकियल कार्सिनाइड। अब ये जो कार्सिनाइड ट्यूमर है ना, ये एक मिस्ट्री है लोगों के लिए, मतलब काफी लोगों को ना ये समझ नहीं आता। मैंने बड़े स्टूडेंट देखे हैं जिनको कार्सिनाइड ट्यूमर की समझ नहीं आती, और जिस बंदे ने मुझसे एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ी है उसको और कुछ आए ना आए ये कार्सिनाइड ट्यूमर लाजमी आता होगा। ये क्योंकि इसको हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा था। फिर मैंने आपसे पूछा था कि मुझे बताएं कि ये जो कार्सिनाइड ट्यूमर होता है, ये आपके राइट हार्ट को तो इफेक्ट करता है लेकिन लेफ्ट हार्ट को इफेक्ट नहीं करता। तो जी डॉक्टर काशिफ, क्या आंसर है आपका कि आपका जो कार्सिनाइड ट्यूमर है ये लेफ्ट हार्ट को क्यों नहीं इफेक्ट करता? और बाकी जिन स्टूडेंट्स ने न्यू ज्वाइन किया है, अगर उनको नहीं आता तो मुझे बता दें, मैं इसको 5 मिनट में समझा देता हूँ कार्सिनाइड ट्यूमर को। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। यस डॉक्टर काशिफ, एक्सीलेंट। बिकॉज इन लंग्स, लंग्स में क्या होता है, एमए होता है, मोनोमाइन ऑक्सीडेज होता है, जो कि इसको डिग्रेड कर देता है। खैर, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं 5 मिनट में, तो हम इसको क्लास के एंड में एक्सप्लेन कर लेंगे। तो वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आपको एंडोक्राइनोलॉजी में ये पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, हम इसमें देखते हैं, इसमें आपने क्या याद रखना है, जो ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर है, ये कहाँ कहाँ पे होता है। एक तो ये सेंट्रल हो सकता है, मतलब दरमियान में भी हो सकता है, और कहाँ कहाँ पे हो सकता है, पेरिफेरल भी हो सकता है। ठीक है, ये साइडों पे भी हो सकता है और सेंट्रल भी हो सकता है। उसके बाद आपने याद रखना है कि इसमें जो हिस्टोलॉजी मिलेगी, ओके डॉक्टर अदनान इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। हिस्टोलॉजी जो आपको इसमें मिलेगी, हिस्टोलॉजी आपको किस तरह मिलेगी ब्रोंकियल कार्सिनोइड ट्यूमर में, इसमें आपको जो हिस्टोलॉजी मिलेगी, इसमें आपको मिलेगी नेस्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, नेस्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स। नेस्ट ऑफ एंडोक्राइन सेल्स मतलब कि जो न्यूरो एंडोक्राइन सेल्स हैं उसका हमें एक गुच्छा सा मिलेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ इसमें आपने रटा ही मारना है, इसमें और कोई समझने वाली बात नहीं है। क्रोमोग्रामानिन। ठीक है, ग्रेनानिन पॉजिटिव, चूंकि ये न्यूरो एंडोक्राइन सेल है तो इसमें ये वाली जो प्रोटीन होगी ये भी आपको पॉजिटिव मिलेगी। इसके अलावा इसकी जो एसोसिएशन है, इसकी जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है, तो ये हम समझ लेते हैं इसको। इसमें कुछ भी नहीं उसने लिखा हुआ, ये जो कार्सिनाइड ट्यूमर है ना, ये सही तरह उसने लिखा हुआ है एंडोक्राइनोलॉजी में, यहाँ उसने बस चवले ही मारी हुई है। तो इसका जो एसोसिएशन है वो किसके साथ है कि इसका एक्सलेंट प्रोग्नोसिस है, मतलब हम इसको जब ट्रीट करते हैं तो इसका बहुत अच्छा हमें रिस्पॉन्स आता है, इसका रिस्पॉन्स अच्छा है कीमोथेरेपी पे। और ये क्या है, ये मेटास्टेसाइज नहीं करता, ये रेयरली मेटास्टेसाइज करता है, मतलब लंग्स के अंदर ही रहता है, फैलता फूलता नहीं है। और ये है, और इसकी जो हमें सिम्टम्स आती हैं वो 2 वजह से आती हैं। ठीक है, जो इसकी सिम्टम्स आती हैं वो हमें 2 वजह से आती हैं, या फिर क्या हो, मैस इफेक्ट। ठीक है, मैस इफेक्ट मतलब कि अगर ट्यूमर का साइज बड़ा हो गया, अगर वो किसी चीज को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो इसको हम कहते हैं मैस इफेक्ट, ये अभी हम पढ़ने लगे हैं। या फिर आपको क्या हो सकता है, कार्सिनाइड सिंड्रोम। ठीक है, कार्सिनाइड सिंड्रोम, कार्सिनाइड सिंड्रोम को हम ऐसा करते हैं, हम ना अपना टॉपिक पहले कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना ये समझाता हूँ कार्सिनाइड ट्यूमर और कार्सिनाइड सिंड्रोम। ठीक है, तो आप जिसका दिल हुआ वो एंड पे रह जाए, बाकी जिसने नहीं समझना होगा उसकी अपनी मर्जी है। तो खैर, हम इस टॉपिक को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब मुझे ये जरा बता दें कि ब्रोंकियल कार्सिनाइड ट्यूमर और जो लार्ज सेल कार्सिनोमा है, इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं रह गई, ये समझ आ गया आपको?
फिर हम आगे चलें। आगे बहुत इंपॉर्टेंट दो टॉपिक्स हैं, पेनकोस ट्यूमर एंड ब्रेकियोस सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। चलें ठीक है, डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अनम को क्लियर हो गया है और बाकियों का मुझे कोई आइडिया नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि यार ये जो हमारा पेनकोस, पहले हम देखते हैं पेनकोस ट्यूमर। अगले पेज पे आ जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप लिख भी सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पेनकोस्ट ट्यूमर। पेनकोस्ट ट्यूमर, पेनकोस्ट ट्यूमर क्या होता है? ऐसा ट्यूमर, फर्ज करो मैं इधर बनाता हूँ एक लंग, ठीक है। ये क्या है? ये एक लंग है, ठीक है। ये फर्ज करें राइट लंग है, ठीक है। और ये क्या है? आपकी लेफ्ट लंग है। ये क्या है? ट्रैकिया। और ये क्या है? दो ब्रोंकाई है। फर्ज करें ये, अच्छा मैंने आपको एक ना सीवीएस में बताया था कॉन्सेप्ट कि जो एपेक्स ऑफ लंग्स होता है वो ऊपर की तरफ होता है। मतलब फर्ज करें ये आपका ट्राइंगल है ना, जो सीधी साइड होती है उसको हम बेस कहते हैं। जो ट्राइंगल की ये होती है बेस, और जो उसकी चोंच निकली होती है उसको हम एपेक्स कहते हैं। ऐसे था, मैंने कहा था जो लंग्स होता है इसका एपेक्स ऊपर की तरफ होता है, लेकिन जो हार्ट होता है, हार्ट अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में उल्टा रखा हुआ है। हार्ट आपका कुछ इस शेप का होता है। तो आपने आपको याद होगा जो आपका हार्ट होता है इसका एपेक्स लो होता है, ठीक है। इसका एपेक्स नीचे की तरफ होता है, लेकिन लंग्स का एपेक्स ऊपर की तरफ होता है। आपने याद रखना है एपेक्स ऑफ लंग्स पे, एपेक्स ऑफ लंग्स पे अगर आपको ट्यूमर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं पेनकोस्ट ट्यूमर। उसको हम क्या कहते हैं? पेनकोस्ट ट्यूमर कहते हैं। या फिर उसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर सुपीरियर सल्कस ट्यूमर, सुपीरियर सल्कस ट्यूमर। अब ये सुपीरियर सल्कस क्या होता है? पहले तो हम ये एनाटॉमी की बात कर लेते हैं। आपने याद रखना है जो आपकी फर्स्ट रिब होती है, जो पहली रिब होती है, इसमें ना एक ग्रूव होता है, एक गड़ा होता है, ठीक है। एक ग्रूव होता है सब क्लेवियन वेन का। सब क्लेवियन जो वेसल होती है उसका एक गड़ा होता है। उसका एक गड़ा होता है किसमें? फर्स्ट रिब में, जिसको हम क्या कहते हैं? सुपीरियर सल्कस कहते हैं, इन फर्स्ट रिब, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि पेनकोस ट्यूमर हमारा, इसको हम सुपीरियर सल्कस ट्यूमर क्यों कहते हैं। बहुत आसान है, इसको आपने पहले तो समझना है। देखो पेनकोस ट्यूमर में क्या होगा, फर्ज करें ये आपका एपेक्स ऑफ लंग्स है और यहाँ पे आपको क्या हो गया है? ट्यूमर हो गया। यहाँ पे आपको कोई अल्लाह ना करे आपको कैंसर हो गया है, ट्यूमरल ग्रोथ हो गई है। क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा कि आपको मैस इफेक्ट आएंगे। मतलब कि ये जो मैस होगा ये क्या करेगा? ये कंप्रेस कर देगा सिंपैथेटिक चेन को। आपने याद रखना है जो आपकी जितनी भी रीढ़ की हड्डी है ना, इसके इर्द गिर्द एक चेन गुजरी होती है जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक चेन। तो कंप्रेस करेगा सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन को ये क्या करेगा? कंप्रेस करेगा। उसके अलावा यहां से इसके बिल्कुल पास से एक नर्व गुजर रही होती है जिसको हम कहते हैं रिकरेंट लरेंजियल नर्व। रिकरेंट लरेंजियल नर्व किसकी ब्रांच है? वेगस नर्व की ब्रांच है। ये वेगस नर्व की ब्रांच है जिसने जो मैं बोल रहा हूं, तो मैं किस वजह से बोल रहा हूं? मेरी रिकरेंट लरेंजियल नर्व क्या कर रही है? मेरी वॉइस प्रोडक्शन करवा रही है। तो जब क्या होगा? एपेक्स ऑफ लंग्स पे क्या होगा? ट्यूमर होगा। इसके पास से क्या गुजर रही है? रिकरेंट लरेंजियल नर्व गुजर रही है। तो ये क्या हो जाएगी? कंप्रेस हो जाएगी। जब ये कंप्रेस होगी तो आपको क्या हो जाएगा? आपकी आवाज भारी भारी सी अजीब सी हो जाएगी और आपको क्या हो जाएगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। आपको क्या हो जाएगा? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। तीसरे नंबर पे आपने याद रखना है जहां जो आपका नेक वाला रीजन होता है, यहाँ पे अल्लाह ताला ने एक गैंग्लियन रखा है, ठीक है। इसको हम कहते हैं स्टीलेट गैंग्लियन, ठीक है। यहाँ पे एक गैंग्लियन होता है, नर्व्स का गुच्छा होता है जो कि जिसको हम क्या कहते हैं? स्टीलेट गैंग्लियन कहते हैं। और इससे नर्व्स जा रही होती हैं अपनी आपकी आंखों पे को और आपके स्वेट ग्लैंड्स को। अब जब भी आपको क्या होगा? पेनकोस्ट ट्यूमर होगा। पेनकोस्ट ट्यूमर से क्या होगा? आपका ये जो गैंग्लियन है, जो स्टीलेट गैंग्लियन है, ये जो गर्दन में होता है, ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कंप्रेस होगा। जब ये कंप्रेस होगा तो आपको क्या हो जाएगा? हॉर्नर सिंड्रोम। और ये हॉर्नर सिंड्रोम आपको बार बार आएगा आगे भी, हॉर्नर सिंड्रोम। तो हॉर्नर सिंड्रोम को थोड़ा सा समझ लें। हॉर्नर सिंड्रोम में 3 मेडिकल टर्म्स होती हैं। टोसिस, ठीक है, टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस। इसमें क्या होगा? आपकी जो आईलिड्स हैं वो क्या होंगी? वो नीचे गिरी होंगी। टोसिस का मतलब होता है कि आपकी आप जो आपका आयरस वगैरह है वो कंस्ट्रिक्ट हुआ पड़ेगा। और आपका जो आधा मुंह है, जो आधा सर है, उसका पसीना नहीं आएगा, एनहाइड्रोसिस होगी। तो इसका ट्राइएड बनता है। इसको हम ना सीएनएस में डिटेल में भी पढ़ेंगे। आपने याद रखना है जब भी पेनकोस्ट ट्यूमर होगा, आपका स्टीलेट जो गैंग्लियन है ये कंप्रेस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको क्या आ जाएगा? हॉर्नर सिंड्रोम। और हॉर्नर सिंड्रोम में आपको 3 सिम्टम्स मिलती हैं, टोसिस, मियोसिस एंड एनहाइड्रोसिस, ठीक है। इसको आपने लाजमी याद रखना है और ये आगे आपको काम भी आएगा। बार बार ये हॉर्नर सिंड्रोम रिपीट होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद वो ये कहता है कि स्टीलोइड गैंग्लियन भी हो गया, रिकरेंट लरेंजियल नर्व भी होगी। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन। यहाँ से आपकी एक वेन गुजरी होती है। ये मैं आपको स्ट्रक्चर बना के भी दिखाता हूँ। ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन।
यहाँ से आपकी वो वाली वेन गुजरी होती है जिसने आपके बाजू से ब्लड को वापस लेके जाना होता है। तो जब आपको पेनकोस ट्यूमर होता है तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्या हो जाती है, कंप्रेस। जब ये कंप्रेस होती है तो इसमें आपने एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लाजमी याद रखना है। अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। अगर तो मरीज को क्या है, यूनिलेटरल सिम्टम्स हैं, ठीक है, यूनिलेटरल, एक साइड के उसको मसला आ रहा है, यूनिलेटरल सिम्टम्स है, तो आपने क्या कहना है, उसको ब्रेकियोसेफेलिक वेन की कंप्रेशन हुई पड़ी है। अब मैं इसको ना समझाता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो, फर्ज करो कि आपकी ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा है, ठीक है, ये क्या है, सुपीरियर वेना केवा है। अब सुपीरियर वेना केवा में हमें पता है, जो आपकी सुपीरियर वेना केवा होती है, सुपीरियर वेना केवा में आपको पता है कि आपकी एक इस तरह एक वेन होती है और इस तरह। मैं पहले आपको स्ट्रक्चर बना लूं, फिर मैं आपको ना बताता हूँ इसका। गौर से देखो, ये है आपकी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा राइट बाजू है, ठीक है, ये मेरा बाजू है, अपर लिम्ब है। यहां से एक वेन आ रही है जिसको मैं क्या कहता हूँ, राइट ब्रोंकियोसेफेलिक। और एक ऊपर गर्दन से आ रही है वेन जो कि मेरे सर से वापस खून लेके आ रही है। ये नेक्स्ट टॉपिक यही है, हाँ मैं वही बता रहा हूँ। देखो, आपके राइट साइड पे एक ब्रेकियोसेफेलिक वेन आ रही है, उसके जो आपकी राइट साइड पे गर्दन से आपके ब्लड को लेके आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जुगुलर वेन, राइट जुगुलर वेन। इसके अलावा जो लेफ्ट साइड पे आपकी एक वेन ऊपर सर से आ रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट जुगुलर वेन। और एक आपके लेफ्ट बाजू से वेन वापस आ रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। अब होता क्या है, फर्ज करो आपको क्या था, आपको पेनकोस ट्यूमर था, जिससे क्या हुआ, आपकी ये वाली जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन है ये ब्लॉक हो गई। जब ये ब्लॉक होगी तो आपके बाजू से ब्लड वापस नहीं जाएगा। जब बाजू से ब्लड वापस नहीं जाएगा तो क्या होगा, आपका जो आर्म होगा, जो आपका बाजू होगा, वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, उसमें अडीमा आ जाएगा। उसमें क्या आ जाएगा, अडीमा आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं पेनकोस ट्यूमर की कौन सी कंप्लिकेशन हुई है, कि ब्रेकियोसेफेलिक जो वेन है वो हमारी क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ड्यू टू पेनकोस ट्यूमर। ठीक है, तो ये हमेशा यूनिलेटरल होगी, ये हमेशा क्या होगी, यूनिलेटरल होगी, ये बायलेटरल नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसमें आपने याद रखना है। उसके बाद ब्रेकियोसेफेलिक भी हो गया। उसके बाद अगर ये सुपीरियर वेना केवा को ही ब्लॉक कर दे तो इससे क्या होगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। और ये पूरा टॉपिक अभी हमने पढ़ना है, इसको आपने गौर से सुनना है। उसके बाद अगर ये ब्रेकियल प्लेक्सिस आपने पढ़ा है कि आपकी गर्दन में क्या होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस होता है, नर्व्स का गुच्छा होता है जिसने आपके अपर लिम्स को सप्लाई करना होता है। अगर यही पेनकोस ट्यूमर इस ब्रेकियोसेफेलिक को क्या कर दे, कंप्रेस कर दे, इसको दबा दे, तो क्या होगा, आपके जो अपर लिम्स हैं उसके मसल की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपके जो हाथ हैं, जो पांव हैं, वो काम ही नहीं करेंगे। और जो हाथ के मसल्स हैं उसकी क्या आ जाएगी, एट्रोफी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि जो आपका ब्रेकियल प्लेक्सिस है उसकी क्या हो गई है, उसकी कंप्रेशन हो गई है। तो इसको आपने इस तरह करना है। सेंसरो मोटर डेफिसिट का मतलब ये है कि ना उसमें सेंसरी सप्लाई जाएगी और ना उसमें मोटर सप्लाई जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं और उसमें है फ्रीनिक नर्व। ठीक है, ये जो फ्रीनिक नर्व है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फ्रीनिक नर्व आपकी किस किस रूट से निकलती थी, 3, 4, 5, C3, C4 एंड C5 से निकलती है और ये आपके डायफ्राम को सप्लाई करती है। अब क्या हुआ, एक बंदा है और उसको क्या हुआ, एपेक्स का ट्यूमर हुआ। ठीक है, उसको पेनकोस ट्यूमर हुआ और उसकी जो फ्रीनिक नर्व है वो क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, जो उसका डायफ्राम होगा वो पैरालाइज कर जाएगा, उसका जो डायफ्राम होगा वो पैरालाइज हो जाएगा, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई कट ऑफ हो गई है। तो डायफ्राम पैरालिसिस। अब मुझे बहुत ही कोई एक्सीलेंट स्टूडेंट बताएगा कि जब फ्रीनिक नर्व डैमेज होती है तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का मैंने एक नाम आपको बताया था, जल्दी बताएं, शाबाश, जल्दी बताएं। और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जब हम इसका चेस्ट एक्सरे करेंगे तो आपने याद रखना है जो कि अफेक्टिव साइड होगी। मतलब फर्ज करें आपको राइट साइड का ट्यूमर हुआ था तो आपकी राइट फ्रीनिक नर्व क्या हुई है, डैमेज हुई है। तो जो अफेक्टिव साइड होगी ना, वो उसका उस साइड का डायफ्राम ऊपर की तरफ उठा होगा, वो एलिवेटेड होगा। मतलब अफेक्टेड साइड डायफ्राम क्या होगा, एलिवेटेड होगा। नहीं याद किसी को, कौन सा टेस्ट मैंने बताया था, स्निफ टेस्ट, यार स्निफ टेस्ट बताया तो था। कि हम जब भी फ्रीनिक नर्व, हाँ जब भी फ्रीनिक नर्व डैमेज होती है तो हम पेशेंट को कहते हैं कि हम ना पेशेंट को कोई चीज सूंघने के लिए देते हैं कि आप ये सूंघें। जब वो सूंघता है तो वो लॉन्ग इंस्पायरेशन करता है, सांस को अंदर लेके जाता है। जब वो सांस को अंदर लेके जाता है तो हम फिर उसका एक्सरे निकालते हैं और हम एक्सरे पे देखते हैं कि कौन सी साइड, फर्ज करो आपका इस तरह का डोम शेप्ड होता है ना डायफ्राम,
फर्ज करें आपकी राइट साइड खराब हो गई है, राइट साइड की जो फ्रेनिक नर्व है वो खराब हो गई है, तो आपका जो डायफ्राम होगा राइट साइडेड ऊपर की तरफ होगा, बट जो लेफ्ट साइड है वो नीचे की तरफ, इस तरह आपका डायफ्राम होगा। मतलब राइट साइड में वो ऊपर एलिवेटेड होगा, लेकिन जो ठीक साइड है वो नीचे आ जाएगी जब वो इंस्पायर करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे चेक करते हैं? स्निफ टेस्ट। स्निफ टेस्ट भूलते हो यार, आप भूल जाते हो, बट चलो खैर कोई बात नहीं है, आपने याद रखना है जो इफेक्टिव साइड होगी वो क्या हो जाएगी? एलिवेटेड हो जाएगी। इसको हम पैराडॉक्सिकल मूवमेंट भी कहते हैं। डॉक्टर अदनान, एक्सीलेंट, शाबाश। ठीक है, वेना केवा सिंड्रोम। अब सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम को आपने ध्यान से समझ लेना है, ये अहम है। देखो इसमें क्या होगा, मैं ना इसकी डायग्राम दोबारा बनाता हूँ फिर आपको समझ आएगी। फर्ज करें आपका एक दायां बाजू है और बायां बाजू है, जो दाएं बाजू से वापस ब्लड सप्लाई आ रही होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ब्रेकियोस्फेलिक वेन। ब्रेकियोस्फेलिक वेन, और उसको हम क्या कहते हैं? राइट ब्रेकियोस्फेलिक वेन। ओके डॉक्टर लाइबा, मैं आपको सेंड आपको भी कर दूंगा, मुझे आप मैसेज सारे कर देना, जिस चीज को भी चाहिए हो तो मैं उसको सेंड कर दूंगा। राइट ब्रेकियोस्फेलिक वेन, ऊपर गर्दन से हमारी एक वेन आ रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? जगुलर वेन। ठीक है, इस तरह हमारी एक वेन बनती है। ठीक, उसके बाद हमारी जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में ऊपर गर्दन से एक वेन आ रही होती है, उसको हम कहते हैं लेफ्ट जगुलर वेन। और हमारी जो लेफ्ट बाजू से वेन आ रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन वेन, लेफ्ट सब ब्रेकियोस्फेलिक वेन। अब क्या होता है, ये दोनों आती हैं और ये इस तरह सारी मिलती हैं, और क्या बनता है? आपका सुपीरियर वेना केवा बनता है। ठीक है, आपका सुपीरियर वेना केवा बनता है। अब होता क्या है, फर्ज करें कि एक बंदा है और उसको उसको क्या हुआ? पैन कोस्ट ट्यूमर हुआ। उसको क्या हुआ? उसकी जो लंग का एपेक्स था उसको क्या हुआ? पैन कोस्ट ट्यूमर हुआ, मतलब उसकी लंग्स में क्या हो गया? ट्यूमर हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई। जब पैन कोस्ट ट्यूमर हुआ तो उसका जो सुपीरियर वेना केवा था वो क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। ठीक है, उसका ये भी ब्लॉक हो, मतलब सुपीरियर वेना केवा क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। अब ये राइट साइड थी, राइट साइड भी किस में ड्रेन कर रही है? सुपीरियर वेना केवा में। और लेफ्ट साइड भी किस में ड्रेन कर रही है? आपकी सुपीरियर वेना केवा में। क्या होगा कि आपको जो सिम्टम्स आएंगी वो बाइलेटरल आएंगी। ठीक है, आप अभी हमने पढ़ा कि अगर आपकी ब्रेकियोस्फेलिक वेन डिस्टर्ब हो तो यूनिलेटरल सिम्टम आती हैं, बट अगर आपकी सुपीरियर वेना केवा डिस्टर्ब हो तो क्या आते हैं? बाइलेटरल सिम्टम आती हैं। इसकी क्या वजह है कि दोनों आपकी क्या बनाती हैं? सुपीरियर वेना केवा, और अब ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ पे है, तो मतलब क्या होगा? आपके पूरा जो ऊपर वाला धड़ है उससे वापस खून ब्लड में हार्ट में नहीं आएगा, तो क्या होगा? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम क्यों होता है? इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ सुपीरियर वेना केवा। इसमें क्या होगा कि हमारी नो ड्रेनेज, हमारा जो ब्लड है, नो ब्लड ड्रेनेज हमारे सर से, हमारे बाजुओं से और हमारी गर्दन से ब्लड वापस नहीं आएगा। कहां कहां से? हेड से, ठीक है, सर से, और किससे? आर्म्स से, ठीक है, बाजुओं से, एंड हेड, आर्म्स एंड नेक। इससे हमारा ब्लड वापस नहीं आ पाएगा क्योंकि सुपीरियर वेना केवा केवा क्या हो गई है? ब्लॉक हो गई है। अब हम इसको समझते हैं कि इससे हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी, तो इसको मैं इधर लिखता हूँ। इससे हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आएंगी, तो इसको मैंने इस तरह लिखा है। फर्ज करें आपका जो सर है उससे ब्लड वापस नहीं आ रहा, तो क्या होगा? आपका जो सर है, जो आपका हेड है, उसमें ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो क्या होगा? आपको फेशियल प्लेथोरा, ठीक है, फेशियल प्लेथोरा, आपका जो हेड होगा वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगा, लाल सुर्ख हो जाएगी, इसको हम कहते हैं फेशियल प्लेथोरा, क्योंकि ब्लड वापस ही नहीं आ पा रहा। और इसमें हमें ब्लैंचिंग इफेक्ट पॉजिटिव मिलेगा। ब्लैंचिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? देखो, ब्लैंचिंग इफेक्ट किसको कहते हैं? फर्ज करें ये मेरा हाथ है, मैं इसको जब मैं जब इस पे प्रेशर अप्लाई करता हूँ, जब मैं इसको उंगली से दबाता हूँ तो ये मेरी स्किन व्हाइट हो जाती है, लेकिन जब मैं इसको छोड़ता हूँ तो मेरी स्किन अगेन रेड हो जाती है। इसको हम कहते हैं ब्लैंचिंग इफेक्ट। दोबारा सुने, अगर मैं स्किन पे प्रेशर अप्लाई करूं अगर मैं स्किन पे प्रेशर अप्लाई करूं और वो व्हाइट हो जाए, जब मैं उसको छोड़ूं तो वो रेड हो जाए, इसको हम कहते हैं ब्लैंचिंग इफेक्ट। तो आपने याद रखना है, जब सुपीरियर वेना के बाद आपकी ब्लॉक होगी तो जो आपका फेशियल प्लेथ हो रहा है आपको मिलेगा, और आपको क्या मिलेगा? ब्लैंचिंग इफेक्ट मिलेगा। ब्लैंचिंग इफेक्ट क्या होता है? स्किन पे प्रेशर अप्लाई करें तो व्हाइट हो जाए, छोड़े तो वो क्या हो जाए? रेड हो जाए। उसके बाद जब आपकी गर्दन से ब्लड वापस नहीं आएगा, नेक से ब्लड वापस नहीं आएगा, तो नेक में क्या होती है? जैगुलर वेन होती है। तो आपने याद रखना है, जैगुलर वेन क्या कर जाएगी? डिस्टेंड कर जाएगी, फूल जाएगी, ठीक है, डिस्टेंड कर जाएगी। उसके अलावा आपका जो लेरेंक्स और फेरेंक्स है, जो आपका लेरेंक्स और फेरेंक्स है, क्योंकि इसमें से ब्लड वापस ही नहीं जा रहा, तो क्या होगा? इसमें अडीमा हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? अडीमा हो जाएगा।
उसके बाद क्या होगा, जो आपका अपर लिम्ब है, जो आपका क्या है अपर लिम्ब है, ऊपर वाला बाजू है, अपर लिम्ब से ब्लड वापस नहीं जा रहा, तो अपर लिम्ब क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, सूज जाएगा, या फिर उसमें क्या हो जाएगा, अडीमा हो जाएगा। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ये बाइलेटरल होगा, मतलब दोनों तरफ होगा, एक तरफ नहीं होगा। अगर एक तरफ होगा तो वो सिर्फ क्या है, आपकी ब्रेकियोसेफेलिक वेन ऑब्स्ट्रक्टिव है, लेकिन अगर दोनों तरफ है तो आपने याद रखना है, अगर दोनों तरफ है तो क्या है, आपकी सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्टिव है। तो ये इसकी सिम्टम्स आपको मिलेंगी। दोबारा मैं आपको एक दफा इसको रिवाइज करा देता हूँ। जब आपका पैनकोस ट्यूमर होगा, हाँ बीपी भी इसमें आल्सो, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होगा वो भी लो होगा, क्योंकि वीनस रिटर्न कम है। अच्छा इसमें देखो, जब भी आपको सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो क्या होगा, आपके बाजुओं से ब्लड वापस नहीं जाएगा। जब बाजुओं से ब्लड वापस नहीं जाएगा तो आपके जो बाजू होंगे वो स्वेल कर जाएंगे, उसमें एडिमा आ जाएगा, और क्या होगा, बायोलेटरल होगा। ओके, समझ आ गई। जब आपकी गर्दन से ब्लड वापस नहीं जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा कि आपकी जो जगुलर वेन है वो डिस्टेंड कर जाएगी, वो क्या होगी, डिस्टेंड कर जाएगी, और जो आपका लेरेंक्स और फेरेंक्स है उसमें क्या हो जाएगा, एडिमा हो जाएगा। ठीक है। और जब आपके हेड से ब्लड वापस नहीं जाएगा तो फेशियल प्लेथोरा, मतलब आपका इस तरह आपको लगेगा कि इसको मैं कहते हैं खूनी चेहरा। ठीक है, कि जो आपका चेहरा होगा वो बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्लड आपका वापस ही नहीं जा रहा, वो हेड में ही एक्यूमुलेट हो रहा है। और ब्लैंचिंग इफेक्ट हम किसको कहते हैं, कि जब जो जो फेशियल प्लेथोरा होगा, जब मैं उस पर उंगली लगाऊंगा, जब मैं उसको उंगली से प्रेस करूंगा तो वो क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, लेकिन जब मैं उसको छोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वो अगेन रेड हो जाएगा। उसको हम कहते हैं ब्लैंचिंग इफेक्ट। ये रेनॉइड फिनोमेना से डॉक्टर अदनान ने क्वेश्चन पूछा है कि ये रेनॉइड फिनोमेना से डिफरेंट है, तो हाँ, रेनॉइड फिनोमेना कोई और चीज है, ये ब्लैंचिंग इफेक्ट एक नॉर्मल चीज है। देखो मैं फर्ज करो ये मेरा हाथ है, तो मैं इस पे जब इस तरह प्रेस करूंगा तो जो मेरा ब्लड है वो मतलब यहाँ से चला जाएगा, मेरी स्किन व्हाइट हो जाएगी, लेकिन जब मैं इसको छोड़ूंगा तो रेड हो जाएगी। आप सब में ब्लांचिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ब्लांचिंग इफेक्ट। अब इसकी वजह क्या क्या है, किस किस वजह से आपको सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम किस किस वजह से हो सकता है, तो इसको हम देख लेते हैं। कि अगर आपको क्या है, मेलिग्नेंसी है, मतलब कि अभी हम पढ़ चुके हैं कि आपको क्या है, पैनकोस्ट ट्यूमर है, पैनकोस्ट ट्यूमर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि कौन सा ट्यूमर है, कौन सा ट्यूमर है जो कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम कराता है। तो जरा मुझे बताएं कि पेरिफेरल ट्यूमर, अभी हमने इतने ट्यूमर्स पढ़े हैं, पेरिफेरल ट्यूमर कौन कौन सा था, जल्दी शाबाश बताएं, फिर मैं आपको बताता हूँ एमसीक्यू। उसके बाद है इनडेवेलिंग कैथेटर, इनडेवेलिंग कैथेटर, जल्दी बताएं शाबाश, पेरिफेरल ट्यूमर कौन कौन सा था, देख के ही बता दें यार। अडीनो और लार्ज, यस। अडीनो कार्सिनोमा और लार्ज सेल कार्सिनोमा दोनों क्या थे, पेरिफेरल थे। अब चूंकि पैनकोस्ट पेरिफेरल है तो क्या है, इसमें आपने याद रखना है, जो आपका अडीनो कार्सिनोमा होता है ना, अडीनो कार्सिनोमा, ये आपको कॉज कराएगा, क्या कॉज कराएगा, ये आपको कॉज कराएगा सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। क्योंकि ये क्या होता है, पेरिफेरल होता है। लार्ज सेल भी कॉज कराता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो एमसीक्यूज आपको आएगा, मोस्ट कॉमन काज ऑफ सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम इज अडीनोकार्सिनोमा। ठीक है, अडीनोकार्सिनोमा अगर किसी मरीज को है तो उसमें सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये पेरिफेरल होता है। उसके अलावा इट इज मेडिकल इमरजेंसी। जो ये सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, ये क्या है, कि मेडिकल इमरजेंसी है। इस आपने पेशेंट को फौरन ठीक करना होता है, वरना वो मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि देखो, जब उसका सुपीरियर वेना केवा ही ब्लॉक हो गया है, मतलब कि उसके जो धड़ है, उसका जो ऊपर वाला धड़ है, उसका जो सर है, गर्दन है, बाजू है, उससे ब्लड वापस नहीं आ रहा हार्ट की तरफ, तो क्या होगा कि उसका आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। उसका जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, उसमें सर दर्द होगी। ठीक है, उसको सर दर्द होगी, और क्या होगा, उसको चक्कर आएंगे। क्यों चक्कर आएंगे, क्योंकि उसका इंट्राक्रेनियल प्रेशर ज्यादा हो गया है ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ सुपीरियर वेना केवा। और अगर आप इसको ठीक नहीं करोगे तो उसकी नस फट सकती है, मतलब कि क्या हो सकता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एनोरिज्म, इंक्रीज रिस्क ऑफ एनोरिज्म। उसकी जो ब्लड में सप्लाई है उसका आउट बल्जिंग हो सकती है आर्टरी की, या फिर वो क्या कर सकती है, रप्चर भी कर सकती है, जिसको हम कहते हैं नस फट गया जी। ठीक है, तो रप्चर ऑफ इंट्राक्रेनियल आर्टरीज या एनोरिज्म भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इसमें ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम का मोस्ट कॉमन काज क्या है, दैट इज योर अडीनो कार्सिनोमा। और ये इनडेवेलिंग कैथेटर के साथ भी होता है। इनडेवेलिंग कैथेटर किसको कहते हैं, आपने देखा होगा, अगर इसको कोई पेशाब ना आ रहा हो तो हम उसमें कैथेटर पास करते हैं, यूरिन कैथेटर पास करते हैं। उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, और पीछे से हम ना इंजेक्शन में फ्लूइड डालते हैं। जो इंजेक्शन का फ्लूइड होता है वो जब हम उसको ब्लैडर में डाल लेते हैं, तो इंजेक्शन में जब हम फ्लूइड डालते हैं तो इस तरह आगे जाके ना फूल जाता है।
तो उससे क्या होता है कि वो बाहर नहीं निकलता। इस तरह के कैथेटर्स को हम क्या कहते हैं, इनडिवेलिंग कैथेटर्स कहते हैं। और जब हम फर्ज करें हम किसी बंदे की एंजियोग्राफी करने लगे हैं, हम किसी बंदे का कोई दिल का स्टंट डालने लगे हैं, तो हम उसमें कैथेटर पास करेंगे। उस कैथेटर की वजह से क्या होगा, उसका सुपीरियर वेना केवा ब्लॉक हो सकता है और उसको क्या हो जाएगा, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम हो सकता है। और सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम में क्या होगा, उसका खूनी चेहरा होगा, उसका चेहरा बिल्कुल लाल होगा और उसमें ब्लांचिंग इफेक्ट पॉजिटिव होगा। मतलब आप उसको दबाओगे तो वो व्हाइट हो जाएगा, छोड़ोगे तो उसको रेड हो जाएगा। मतलब वो हमें ये शो करता है कि इसके सर में क्या है, बहुत ज्यादा ब्लड एक्यूमुलेट हो गया है। और क्या होगा, उसका लेरेंसोफेरेक्स में एडिमा हो जाएगा, उसकी जो जगुलर वेन है वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंड हो जाएगी। और जो उसका अपर लिम्ब है वो क्या हो जाएगा, स्वेल कर जाएगा, उसमें एडिमा आ जाएगा। और आपने याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर तो बाइलेटरल है, अगर दोनों तरफ है, तो वो क्या है, इट इज सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। लेकिन अगर वो क्या है, यूनिलेटरल है, तो फिर मैं बार बार ये बता रहा हूं क्योंकि आपने ये कंफ्यूज हो जाना है। तो आपने याद रखना है, बाइलेटरल है तो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम। अगर एक तरफ इफेक्ट आया है तो आपने कहना है ब्रेकियोसेफेलिक वेन, ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन सिर्फ इसकी क्या हुई है, ब्रेकियोसेफेलिक सिंड्रोम है या ब्रेकियोसेफेलिक इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है।